सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका वंश स्मार्ट क्लासेस जयपुर में। हमारे पास्ट ईयर के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है। इसी की क्रम में हम एक बार फिर से इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 का पेपर नंबर 8 सोल्व करेंगे हम दिसंबर 2017 का पेपर, राइट, कॉस्ट अकाउंटिंग का। एमसीक्यू की बेस के सारे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पे पार्ट ए का, तो देखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पिक कर रहे हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। 4 आपको ऑप्शन दे रखे, वहां से आपको बेस्ट आंसर आपको चूज करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है, द कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज। यहाँ पे क्या बोला कि आपके जो मटेरियल था उसकी जो कॉस्ट लगी है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, आपके पास अवेलेबल नहीं था वो मटेरियल, इसकी वजह से आइडल टाइम आपका अराइज हुआ वहाँ पे। तो उस आइडल टाइम की कॉस्ट को आप कहाँ पे शो करोगे वो पूछा इन्होंने। ए है रिकवर्ड बाय इन्फ्लेटिंग द रॉ मटेरियल रेट, कि रॉ मटेरियल रेट को आप इन्फ्लेट कर दो, बढ़ा दो, उससे रिकवर्ड कर सकते हो। रिकवर्ड बाय इन्फ्लेटिंग द वेजेज रेट, मजदूरी की दर को आप बढ़ा के उससे रिकवर्ड कर सकते हो। चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, क्या आप फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज कर सकते हो। और लास्ट है चार्ज टू कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर आप इसको चार्ज कर सकते हो कोस्टिंग के P&L अकाउंट से। तो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आइडल टाइम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से इनकर्ड होता है तो उसको हम P&L के कोस्टिंग के P&L अकाउंट से हम चार्ज करते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, चार्ज टू कोस्टिंग P&L अकाउंट। क्लियर है। सेकंड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से या फिर एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्ट, जो एब्जॉर्प्शन का जो मेथड होता है वो रेट पर यूनिट भी होता है, आपको वैसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट, इससे भी आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। और परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट, इससे भी आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एब्जॉर्ब कर सकते हो। अगर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा है तो एनी ऑफ द अबव आप इसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एंट्री विल बी पास अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर परचेज ऑफ स्टोर्स ऑन क्रेडिट। ये इंटीग्रेटेड वाले चैप्टर से क्वेश्चन है कि अगर आप इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप स्टोर्स परचेज करते हो, क्या परचेज करते हो, स्टोर परचेज कर रहे हो वो भी क्रेडिट पे, तो उसको आप क्या एंट्री क्रिएट करोगे वहाँ पे। तो उसकी एंट्री क्रिएट होती है स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू अपन क्या करते हैं क्रेडिटर्स, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं उधार परचेज कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में एंट्री ये बनती है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि इन्होंने बोला है कि स्टोर्स आप परचेज कर रहे हो क्रेडिट बेस पे यानी उधार पे, तो आप इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में उसको कैसे शो करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम से आपका ये क्वेश्चन आया है। इसके बाद में नेक्स्ट है डील्स विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन ऑपरेशन ओवरहेड। इन्होंने आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा है किसका, ओवरहेड्स का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरहेड्स के लिए कौन सा एप्लीकेबल होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है आपका ओवरहेड से रिलेटेड। और इससे पहले जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आता है वो कैपेसिटी डिटर्मिनेशन होता है, और जो फर्स्ट होता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन आपसे तो यहाँ पे पूछा ओवरहेड्स का, तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, CAS3। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देर इज ए लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स ₹10,600 का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग लॉस कितना आपका 10,600 रुपये का। डोनेशन नॉट शोन इन द कॉस्ट अकाउंट ₹6,000, जो डोनेशन दिया उसको कॉस्ट अकाउंट में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या वेरिएंस तो आ रहे होंगे। व्हाट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, ये रिकंसिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले इन्होंने किसका दे रखा है, लॉस, फाइनेंशियल अकाउंट्स का दे रखा है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का मैंने लॉस ले लिया, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना आया आपका 10,600। अब इन्होंने क्या बोला कि कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्होंने शो ही नहीं किया 6,000 रुपये का डोनेशन, और ऑब्वियसली डोनेशन वाला आइटम कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स में आता ही नहीं है, कहीं भी नहीं आता, इसलिए शो नहीं किया। तो वेरिएंस तो आएंगे, तो अपन क्या करेंगे,
यहाँ भी इसको शो नहीं करेंगे फाइनेंशियल अकाउंट में बोले तो यहाँ से अपन माइनस कर देंगे, क्या डोनेशन वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, कितना 6000 का। तो अगर मैं माइनस करता हूँ तो 4600 रुपया आपका कैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो क्या आ जाएगा आपका, लॉस आ जाएगा 4600 एज पर कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसको देखना, अच्छा क्वेश्चन है। A hotel having 100 rooms of which 80% are normally occupied in summer and 25% in winter। एक होटल है उसमें 100 कमरे हैं जिसका 80% ऑक्यूपाइड रहता है समर यानी सर्दियों में, और 25% विंटर, सॉरी गर्मियों में 80% और 25% विंटर बोले सर्दियों में वो ऑक्यूपाइड रहता है बोले तो काम आता है। पीरियड ऑफ समर एंड विंटर बी टेकन एट 6 मंथ ईच। तो इन्होंने विंटर यानी सर्दियों और गर्मी के 6-6 महीने इन्होंने काउंट किए। एंड नॉर्मल डेज इन अ मंथ बी अज्यूम्ड टू बी 30, और एक महीने में इन्होंने 30 दिन अज्यूम किया। द टोटल ऑक्यूपाइड रूम डेज विल बी, इन्होंने रूम डेज आपसे पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो कैसे सोल्व होगा, 100 रूम्स है, 80% कैपेसिटी पे समर में, राइट, और कितने महीने काम आ रहा है, 6 मंथ काम आ रहा है, एक महीने में कितने दिन काम आता है, 30 डेज। तो कितना निकाल लोगे आप, इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो आपका ये आ जाएगा 14,400 रूम्स डेली आ जाएगा आपके, 14,400। ऐसे ही क्या बोला इन्होंने, 100 रूम्स एट 25 कैपेसिटी आपका किसमें, विंटर में 25%, राइट। इसका मैं 6 मंथ का लेता हूँ 30 डेज का, तो आपका ये निकल के आ जाएगा आपका 4,500, ये आपका आ जाएगा। तो टोटल आपका आ जाएगा 18,900 रूम्स पर डे आपका ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बेस्ट सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फर्म हैज फिक्स एक्सपेंसेज ₹90,000, सेल्स आपकी 3 लाख रुपए एंड प्रॉफिट आपका 60,000। द पीवी रेशियो ऑफ द फर्म इज, आपसे क्या पूछा है इसमें, पीवी रेशियो पूछा है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीपल 100, ये होता है। जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आए तो अगर आपको एक छोटी सी इक्वेशन या फिर स्टेटमेंट पता है तो आपका हर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो क्या होता है आपका, सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, उसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, प्रॉफिट आता है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, जो वैल्यू दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा आपको 60,000 का, और क्या दे रखा आपको, फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको कितनी, 90,000 की, तो ये माइनस होएगी। तो अगर मैं इसको 1.5 लाख रुपए कर सकता हूँ कंट्रीब्यूशन को, क्योंकि 1.5 लाख में से 90 माइनस करो 60,000 आ गया, तो ये मिसिंग आपकी इन्फॉर्मेशन से ये निकल गया, कंट्रीब्यूशन निकल गया। सेल्स अगर आप रखना चाहो तो 3 लाख का सेल्स है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी कितनी निकल गई, 1.5 लाख रुपये आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल गई। सिंपल। आपसे पूछा क्या, पीवी रेशियो में क्या आता है, सी, कंट्रीब्यूशन कितना आपका 1.5 लाख रुपये, तो 1.5 लाख अपॉन सेल्स कितनी आपकी 3 लाख रुपये, तो 3 लाख रुपये मल्टीपल 100 अगर मैं करूँगा तो आपका कितना आ जाएगा, 50% आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर रहेगा इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स फॉलो द फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कॉस्ट के क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। तो हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जैसे बाय नेचर होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट, बाय नेचर होती है। इसके बाद में बाय फंक्शन भी अपन ने देखे थे कि फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ऑफिस, ये हो गए कॉस्ट होगी। वैसे ही इसने पूछा कि भैया मार्जिनल कॉस्टिंग को किस बेस पे इन्होंने क्या किया, क्लासीफाई किया। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया, बिहेवियर वाइज, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिहेवियरल वाइज मार्जिनल कॉस्टिंग को क्लासीफाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ बजट। अगर आप बजट बनाते हो तो इनमें से चारों में से कौन सा बजट का प्रॉफिट नहीं है, बोले तो बजट बनाने से कोई मतलब नहीं है, राइट। तो मोर मोटिवेटेड मैनेजर्स, अगर आप बजट बनाते हो तो मैनेजर्स को मोटिवेट मिलता है, ये इसका प्रॉफिट है। एनहांस कोऑर्डिनेशन ऑफ फर्म्स एक्टिविटी, फर्म्स की एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन में एनहांसमेंट होता है, ये भी बजट का प्रॉफिट है। इम्प्रूव्ड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन होता है, और मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बजट का प्रॉफिट नहीं है। बजट बनाने का ये कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्यूरेट नहीं करता,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द स्टेटमेंट इन कॉलम वन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन कॉलम सेकंड। ये मैच वाला क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन दे रखा और इनमें से आपको मैच करना। ठीक है, क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, डीमेरिट ऑफ सेंट्रलाइज परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो मैच वाले क्वेश्चन जब भी आप करो तो आप पहले वो पिक करो जो आपको आता है इनमें से, राइट, उसको आप क्या करो? टिक करो। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं जो सबसे इजी की अगर बात करूं मैं आपके स्टूडेंट को, देखो ये तो पता ही होगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किससे रिलेटेड है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले इसको आप टिक कर दो। फिर अगर दूसरी की अगर मैं बात करूं, इसमें से आप क्या ले सकते हो? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो आप ये देखते हो, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करते हो। इसके बाद में जैसे अगर बात करूँ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अपने प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किससे रिलेटेड होता है? आपका फाइन कंप्लीट यूनिट से। किससे किससे होता है? आपका कंप्लीट यूनिट से ये फाइन होता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ये कहाँ से क्वेश्चन है? आपका प्रोसेस कॉस्टिंग से आया है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किससे रिलेटेड होता है? आपकी कंप्लीट यूनिट से रिलेटेड होता है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। ठीक है, अब क्या बच गया आपका? डीमेरिट ऑफ अ सेंट्रलाइज परचेज ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज परचेज ऑर्गेनाइजेशन का डीमेरिट क्या होगा बोले तो इसका नुकसान क्या होगा? इससे हाई इनिशियल कॉस्ट लग जाएगी आपकी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हाई इनिशियल कॉस्ट। लास्ट बचा आपका कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट। तो इसका बेस्ट आंसर एक ही बचा आपका, रेफरेंस टू द जॉब, रेफरेंस टू द जॉब। तो इसका मैं वापस बता रहा हूँ, पूरा एक बार वापस लिख रहा हूँ इसका। आपका ये क्या हो गया? कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट का क्या हो गया? डी। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या हो गया? टू डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट इन्वेंट्री। तो आपका आंसर हो जाएगा ई। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किससे रिलेटेड है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। और डीमेरिट ऑफ सेंट्रलाइज परचेज ऑर्गेनाइजेशन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाई इनिशियल कॉस्ट, ए। ये आपके आंसर इसमें हो गए। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट ट्रू फॉल्स आपको करना है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स आपको यहाँ पे करना है। देखो, बाई प्रोडक्ट में अंडरगो फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर सेल। क्या बोल रहा है ये जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन है कि जो बाई प्रोडक्ट है उसको आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो फर्दर सेल के लिए। क्या ये सही है? क्या बिल्कुल 100% सही है। बाई प्रोडक्ट को आप अंडर फर्दर प्रोसेस करके इसको सेल कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? ट्रू बोले तो टी आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन, मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाई विद द गिवन प्रोडक्ट यूनिट ऑफ कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। ये तो आपके इंट्रोडक्शन चैप्टर से ही आ गया क्वेश्चन। ये तो आपका कहाँ से आ गया? इंट्रोडक्शन चैप्टर से ही आ गया आपका। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या बोला इसने कि ऐसा मटेरियल जो आपको गिवन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या उसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं? क्या नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है कि ऐसे मटेरियल कॉस्ट जिनके बिना आपका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं आप? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलते हो। तो इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल रिलेट करता है। तो ये क्या बोल रहा है? इसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोल रहा है, जो कि रॉन्ग है, फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, राइट। तो मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाई विद द गिवन प्रोडक्ट यूनिट ऑफ कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन इसने यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल लिखा है, इसलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर रिजल्टिंग इन लो कॉस्ट। ये बोल रहा है कि अगर लेबर टर्नओवर में इंक्रीज होता है तो आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी में क्या होती है?
इंक्रीज होता है और कॉस्ट क्या होती है, लो आती है। नहीं, बिल्कुल फॉल्स है। अगर आपका लेबर टर्नओवर क्या इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली आपकी लेबर कॉस्ट में भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। वहाँ पे कॉस्ट भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो ये भी क्या आपका फॉल्स है आंसर। नेक्स्ट, in case of material that suffers loss in weight due to evaporation etc., the issue price of material is initiated to cover up the losses, to cover up the losses। वापस बताऊं इसको, इन केस ऑफ मटेरियल दैट सफर लॉसेस इज वेट ड्यू टू इवापोरेशन एटसेट्रा, द इश्यू प्राइस ऑफ द मटेरियल इज इन्फ्लेटेड टू कवर अप द लॉसेस। नहीं, तो इन्होंने क्या बोला, जो आपका जो मटेरियल के वेट में जो लॉस हुआ है, इवापोरेशन का मतलब उड़ गया वो, राइट, तो उसकी वजह से आपके मटेरियल की प्राइसेस में क्या कर रहे हो आप, लॉस कर रहे हो, बोल तो कमी कर रहे हो। क्या ऐसा होता है क्या, बिल्कुल ये 100% सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्री हो जाएगा। लास्ट है, पेनल्टीज एंड फाइन्स आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, कॉस्टिंग में अपन कभी भी फाइनेंशियल आइटम नहीं लेते, केवल अपन कौन सी आइटम्स लेते हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो प्रोडक्शन करते हो आप प्रोडक्ट का, उससे रिलेटेड जो कॉस्ट लगती है उसी को आप कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हो। बाकी फाइनेंशियल जो चार्जेस होते हैं, जो फाइनेंशियल आइटम्स होते हैं, उसको आप इंक्लूड नहीं करते। जैसे आपका इंटरेस्ट हो गया, राइट, बेड डेप्स हो गया, इन चीज़ों को आप कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते। तो वही बोला इन्होंने, पेनल्टी और फाइन्स आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटेंट। बिल्कुल रॉन्ग है, फॉल्स है, उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स सूटेबल। आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे फाइल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, देखो, in standard cost norms is applied as a scale of reference for assessing actual cost to serve as a basis of cost control। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने बोला है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई की जाती है किस लिए, एक्चुअल कॉस्ट से आपको उसको वेरिएंस निकालने के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपन क्या करते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से प्री डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं, प्री डिटरमाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्री डिटरमाइन। प्री डिटरमाइन, तो क्या हो जाएगा, इन स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटरमाइन नॉर्म्स इज अप्लाइड, राइट। कौन सा नॉर्म्स अप्लाइड करते हैं अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, प्री डिटरमाइन नॉर्म्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्री डिटरमाइन कॉस्ट। नेक्स्ट, मटेरियल ट्रांसफर नॉट इज ए फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ट्रांसफरिंग द मटेरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। जब इंटरनली अगर हम बात करते हैं तो हमारे कई सारे जॉब काम करते रहते हैं। तो अगर मुझे एक जॉब से दूसरे जॉब में कोई मटेरियल ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए मैं एक नोट बनाता हूं जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र नोट। कौन सा, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट। तो मटेरियल ट्रांसफ़र नोट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट इज ए डॉक्यूमेंट। क्या है ये, एक डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है मटेरियल को एक जॉब से दूसरे जॉब में। नेक्स्ट, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ओवर टाइम वर्किंग इज इनकरिंग। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ओवर टाइम वर्किंग इज इनकरिंग एक्सेस लेबर कॉस्ट। इसका जो आंसर आएगा आपका एक्सेस लेबर कॉस्ट। इन्होंने बोला है कि जो ओवर टाइम वर्किंग होती है ना, जो अगर एक्सेस लेबर कॉस्ट इंक्रीज होती है तो वो क्या होता है, आपका डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू डील्स विथ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किससे रिलेटेड होता है, आपका कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। तो क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटी। तो आपको एंटी भी दी है, देखो डिटर्मिनेशन आगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील्स किससे करता है, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन से। और 1 किससे करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से। ये भी आया आपके इसमें। और 2 भी आ गया कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 भी आ गया था इसमें ओवरहेड से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके आए थे, राइट। तो इंपॉर्टेंट तो है ही, वहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है उसमें से। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, where the cost and financial accounts are maintained independently of each other, it is independable to them as there are difference in the profit of two sets of account। ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग से है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर अपन एक साथ यूज करते तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड। ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन अपने सेक्शन 1 के पूरे एमसीक्यू और जो आपके ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस है ये पूरे किए। ये आपके ठीक है, ये बहुत हेल्प करते हैं। आप जो अभी एग्ज़ाम दोगे, आप आगे की जितनी भी एग्ज़ाम देते हो
ये बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो इनसे भी रिलेटेड आ जाते हैं, राइट। एग्जैक्ट तो नहीं आते, लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ न कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ जैसे इन्होंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है इन्होंने, राइट। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा आपके ओवरहेड्स का। तो अब ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे डील कर सकता है। तो वहाँ से ऑप्शन ऐसे आ सकता है, आपका ओवरहेड हो गया, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन हो गया, सर्विस कॉस्ट हो गया, राइट। ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, तो ऐसे भी आपको वो क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है गाइस, तो ये एक अपना दिसंबर 2017 का पेपर था जो सोल्व किया, और भी आगे के जितने भी पेपर हमारे, चाहे इंटर के हो, फाइनल के और फाउंडेशन के, सारे पेपर हम सोल्व कर रहे हैं इस सीरीज में। तो आगे भी हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, राइट। तो और भी अगर आप क्वेश्चंस बोले तो वीडियो जो देखना चाहोगे, तो अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, राइट, वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर को, ताकि आपके पास जब भी ये नेक्स्ट आपका सेशन होगा वो आपके पास आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच।